नमस्ते, मैं हूं किशोर रजवाणी। लंबे समय बाद जम्मू कश्मीर में लश्कर ए तैयबा के आतंकियों की दस्तक फिर से सुनाई देने लगी। लश्कर के सरगना हाफिज सईद ने पाकिस्तान की सरकार का एहसान चुकाने के लिए अपने आतंकियों को जम्मू कश्मीर में फिर से सक्रिय करना शुरू कर दिया। एक दिन पहले कश्मीर के बारामूला में जो 3 आतंकी मारे गए वो लश्कर ए तैयबा के ही थे और उनमें 2 पाकिस्तानी थे। माना यही जा रहा है कि पाकिस्तान की सरकार, वहां की फौज और आईएसआई ने भारत में कोई बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने के लिए अपने सारे घोड़े छोड़ दिए। भारत की खुफिया एजेंसियों को ऐसे संकेत मिले हैं कि 5 अगस्त के आसपास पाकिस्तान की तरफ से जम्मू कश्मीर या भारत के किसी और हिस्से में बड़े आतंकी हमले की साजिश रची जा रही। 5 अगस्त दरअसल पाकिस्तान के सीने में कील की तरह धंसा हुआ है, क्योंकि पिछले साल 5 अगस्त को ही जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म करने का ऐलान हुआ था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने उसी के बाद छाती पीट पीट कर यह ऐलान किया था कि वो आर्टिकल 370 के मुद्दे पर जमीन आसमान एक कर देंगे। उन्होंने पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर से लेकर संयुक्त राष्ट्र तक में उल जलूल बयान तो खूब दिए, लेकिन रणनीति और कूटनीति के मोर्चे पर भारत का कुछ बिगाड़ नहीं पाए। अब खबर है कि पाकिस्तान की सरकार और वहां की आर्मी अब आर्टिकल 370 खत्म होने की पहली सालगिरह पर कुछ करने वाले। सूत्रों का कहना है कि पाकिस्तान की सरकार ने इस बार भी नॉन स्टेट एक्टर्स यानी आतंकी गिरोहों के कंधों पर रखकर ही बंदूक चलाने का प्लान बनाया है। इसके लिए पाकिस्तानी आर्मी ने लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद के आतंकियों की साझा टीम बनाई। ये दोनों आतंकी गिरोह पाकिस्तान की आर्मी ने 1980 के दशक में सोवियत संघ के खिलाफ अफगानिस्तान में आतंकी हमलों के लिए पैदा किए थे और 1990 के दशक में इन्हीं दोनों संगठनों की मदद से जम्मू कश्मीर और भारत के दूसरे शहरों में आतंकी हमले कराए गए। लश्कर के सरगना हाफिज सईद और जैश के सरगना मौलाना मसूद अजहर पर पाकिस्तानी आर्मी के बड़े एहसान भी हैं। मसूद अजहर को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने 1999 में इंडियन एयरलाइंस का विमान अगवा कर भारत की जेल से छुड़वाया था, जबकि हाफिज सईद को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के शिकंजे से बाहर निकलवाया गया। चूंकि हाफिज सईद इस वक्त संयुक्त राष्ट्र और एफएटीएफ यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स दोनों के रडार पर, इसलिए भारत में आतंक की आग भड़काने की कमान इस बार मसूद अजहर को सौंपी गई। पॉलिटिकल विल के कारण ही आज 370 को सीज करने का प्रस्ताव लेकर मैं इस सदन के सामने आया हूं। अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे सिवाय खंड 1 के। पांच अगस्त 2019 को भारत की संसद से हुए इस ऐलान के बाद पाकिस्तान पर पहाड़ टूटा। जिस वक्त पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान पूरी दुनिया में कश्मीर राग अलाप रहे थे, ठीक उसी वक्त उनके सेनापति कमर जावेद बाजवा ने कश्मीर को जलाने के लिए पूरी ताकत लगा दी। कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने से पाकिस्तान इस कदर बौखला गया कि उसने भारत के खिलाफ अपनी पूरी ताकत झोंक दी। बावजूद इसके पाकिस्तान को हर जगह से मुंह की खानी पड़ी। इमरान खान ने कश्मीर के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंच में जहां जहां भी उठाया वो अकेले पड़ गए। दूसरी ओर आतंकियों ने कश्मीर में बड़ी साजिशें रची, लेकिन सुरक्षा बलों ने सबको नाकाम कर दिया।
पाकिस्तान की लाख कोशिशों के बावजूद आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद कश्मीर में अमन और खुशहाली लौटा। इससे पाकिस्तान और भी बौखला उठा। पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि जो भी वो वहाँ पर घाटी में उग्रवाद करना चाहता था वो अभी वो कर नहीं सक रहा है। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि 370 वहाँ से हट गया है। जिस प्रकार से 370 के साथ उसको सपोर्ट मिलती थी, अब वो सपोर्ट बंद हो गई है, इसलिए पाकिस्तान को तकलीफ हो रही है। आर्टिकल 370 हटाए जाने की पहली सालगिरह पर पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जो साजिश रची है, उसका ताना बाना इमरान के इशारे पर तैयार किया गया है और पाकिस्तान की सेना इसमें सीधे तौर पर शामिल है। खुफिया एजेंसियों को इस साजिश के बारे में अब तक जो जानकारी हाथ लगी है, वो बेहद चौंकाने वाली है। जानकारी के मुताबिक 370 हटाए जाने की पहली सालगिरह पर जम्मू कश्मीर में बड़े आतंकी हमले की साजिश है। इस साजिश का ब्लूप्रिंट इमरान खान के इशारे पर पाकिस्तान की सेना और आईएसआई ने तैयार किया है और इसे अंजाम देने की जिम्मेदारी जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मौलाना मसूद अजहर को सौंपी गई है। मसूद अजहर ने इसके लिए 14 आतंकियों का एक दस्ता तैयार किया है, जिनकी घाटी में घुसपैठ कराने की लगातार कोशिश हो रही है। इस आतंकी दस्ते के जरिए कश्मीर में 5 अगस्त को बड़ा आतंकी हमला कराने का मंसूबा बनाया गया है। जो कोशिश जो कर रहा है वो बिल्कुल भारतीय सेना उसको सफल नहीं होने देगी, या जो उधर जितने भी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, पाकिस्तान की जितनी भी कोशिशें हैं, उनको सफल नहीं होने देगी। पाकिस्तान की सरकार, आईएसआई और पाकिस्तान में बैठे आतंक के आका 370 हटाए जाने की पहली सालगिरह के दिन किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए कितने बेचैन हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जैश के सरगना मसूद अजहर ने इस साजिश को अंजाम तक पहुंचाने के लिए अपने बेटे को कमान सौंपी। इसके लिए मसूद अजहर का बेटा वली मसूद घाटी में घुसपैठ की कोशिश में। खुफिया जानकारी के मुताबिक वली मसूद के साथ 2 और आतंकी घाटी में घुसपैठ कर सकते हैं। वली ऑपरेशन 370 अंजाम देने के लिए बनाए गए 14 आतंकियों के दस्ते का सरगना होगा। इसी के इशारे पर 14 आतंकियों का दस्ता घाटी में काम करेगा। यही नहीं, इस बार आईएसआई ने घाटी में वारदात को कहां अंजाम देना है, इसका फैसला नहीं किया है, बल्कि ये फैसला वली मसूद घाटी में पहुंचने के बाद परिस्थितियों के मुताबिक लेगा। इमरान खान के ऑपरेशन 370 को अंजाम देने के लिए मसूद अजहर अपने बेटे को जम्मू कश्मीर भेज रहा है। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान ने घाटी में बहुत बड़ी वारदात को अंजाम देने का मंसूबा तैयार किया है। अगर उसने अपने बेटे को भेजा है, इसका मतलब यह है कि वो किसी और के ऊपर भरोसा नहीं रख सकता है, और जो सेकंड स्ट्रंग लीडरशिप थी वो पूरी की पूरी खत्म हो गई है। तो अब बस उसके पास एक ही चारा है, अपना बेटा भेजने के लिए। मसूद अजहर का अपने बेटे को भेजना यह भी साबित करता है कि अब मसूद के पास अपनी आतंक की दुकान को चलाने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। पिछले कुछ महीनों में सेना ने ऑपरेशन ऑल आउट के तहत मसूद अजहर के 2 भांजों और भतीजों को मार गिराया है, और अब जैश में कोई बड़ा चेहरा बचा नहीं है, क्योंकि मसूद अजहर की उम्र भी ज्यादा हो चुकी है। लिहाजा इमरान के मिशन 370 को अंजाम तक पहुंचाने के लिए मसूद अजहर ने अपने बड़े बेटे को घाटी में ऑपरेशन संभालने के लिए भेजा है। मसूद अजहर अपने भांजों और भतीजों के ढेर होने के बाद काफी डरा हुआ है। इसलिए ऑपरेशन 370 को अंजाम देने के लिए जिन आतंकियों को घाटी में भेजा जा रहा है, उन्हें खास तौर पर यह फरमान दिया गया है कि वो मसूद अजहर के बेटे वली की सुरक्षा का भी पूरा बंदोबस्त करें। इसके अलावा 2 आतंकी खास तौर पर वली की सुरक्षा के लिए लगाए गए हैं, जो हर वक्त साए की तरह उसके साथ रहेंगे। भारत में आतंकी हमले की सुपारी अगर पाकिस्तान ने जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को दी है, तो उसकी वजह बहुत साफ है। मसूद अजहर को जम्मू कश्मीर का भूगोल और वहां आतंकवादियों के हमदर्दों की अच्छी खासी जानकारी। इसके अलावा पाकिस्तान में जितने भी बड़े आतंकी गिरोह हैं, उन सब के साथ मसूद अजहर की पुरानी यारी। 52 साल का मसूद अजहर देवबंदी जमात का है। इसी जमात के 2 और आतंकी संगठन पाकिस्तान में सक्रिय हैं। इनमें पहला है लश्कर झांगवी और दूसरा है सिपाह साहिबा, जिसने अब अपना नाम बदलकर अहले सुन्नत वल जमात रख लिया।
2010 में पाकिस्तान के तब के आंतरिक सुरक्षा मंत्री रहे रहमान मलिक ने कबूल किया था कि जैश, लश्कर-ए-जंगी और सिपाही साहिबा के आतंकियों ने आपस में दोस्ती गांठ ली। जैश के सरगना मसूद अजहर के करीबी रिश्ते तालिबान और अल-कायदा के आतंकियों से भी हैं। वो सोमालिया में इल-इत्तेहाद अल-इस्लामिया नाम के आतंकी संगठन से भी जुड़ा रहा है, जिसने सोमालिया और केन्या में 90 के दशक में कई बड़े आतंकी हमले किए थे। अफगानिस्तान में अल-कायदा और तालिबान की दहशतगर्दी के दौरान मसूद अजहर वहां मौजूद चेचनिया और उज्बेकिस्तान के आतंकियों के संपर्क में भी था। 9/11 के आतंकी हमले के बाद तालिबान और अल-कायदा के आतंकियों ने जब पाकिस्तान में पनाह ली, जिनमें कुछ पाकिस्तान के आतंकी गिरोहों में शामिल हो गए और कुछ पाकिस्तान की जेलों में, माना जा रहा है कि पाकिस्तान इस बार भारत पर आतंकी हमलों में उन आतंकियों का भी इस्तेमाल कर सकता है। क्योंकि मसूद अजहर के साथ उनकी पुरानी जान पहचान है, इसलिए भी पाकिस्तान ने मसूद अजहर पर ही दांव लगाया। एक और अहम बात, 2008 में मुंबई में हुए 26/11 के आतंकी हमलों के बाद भारत में 2 बड़े आतंकी हमले हुए थे। 2016 में पठानकोट एयरबेस पर, 2019 में पुलवामा में सीआरपीएफ की बस पर। इन दोनों में जैश-ए-मोहम्मद का ही हाथ था। पुलवामा के बाद भारत ने बालाकोट में जिस आतंकी कैंप पर हवाई हमला किया, वो अड्डा भी मसूद अजहर के इसी आतंकी संगठन का था। धारा 370 हटाए जाने की पहली सालगिरह के मौके पर घाटी में लोग जश्न मनाएंगे, जिससे पाकिस्तान के उस झूठ का पर्दाफाश होगा जो उसने दुनिया में धारा 370 को लेकर भारत के खिलाफ फैलाया है। पाकिस्तान इसलिए 5 अगस्त को एक बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देना चाहता है ताकि दुनिया में उसकी किरकिरी ना हो। 5 अगस्त को घाटी में बड़ी वारदात अंजाम देने के लिए पाकिस्तान की बेचैनी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मसूद अजहर खुद अपने बेटे को इस साजिश को अंजाम तक पहुंचाने के लिए भेज रहा है, क्योंकि घाटी में जैश के सभी कमांडर ढेर हो चुके हैं और मसूद के भरोसे का कोई आतंकी नहीं बचा। इसलिए मजबूरन उसने अपने बेटे को भेजने का फैसला किया है। जो भी लीडर थे उनके, वो सब खत्म हो चुके हैं, तो अभी अपने काडर को मोटिवेट करने के लिए कुछ तो चाहिए ही। कोई भी नाम नहीं रहा है, तो अभी वो अपने बेटे को भेज रहा है, तो ठीक है, उसका बेटा भी खत्म हो जाएगा, फिर उसकी बारी। दरअसल इमरान के ऑपरेशन 370 को अंजाम देने के लिए आतंकियों की कमी हो गई है। इस कमी को पूरा करने के लिए ही जेल में बंद आतंकियों की रिहाई की तैयारी की गई है। सबसे पहले जैश के खूंखार आतंकियों को रिहा करने की कोशिश की जा रही है। आतंकियों की रिहाई का काम पाकिस्तान की सरकार और आईएसआई मिलकर अंजाम देगी। इस काम को अंजाम देने के लिए जैश का आतंकी मौलाना इबादुल्ला मक्की खास तौर पर काम कर रहा है। मक्की जैश के पुराने और खूंखार आतंकियों की लिस्ट बना रहा है जो पाकिस्तान की अलग अलग जेलों में बंद है। मक्की की लिस्ट के आधार पर ही आईएसआई आतंकियों को जेल से बाहर निकालेगी। ऑपरेशन 370 के लिए किन किन आतंकियों को रिहा कराना है और ये आतंकी कहां बंद हैं, इसकी लिस्ट जैश के आतंकी मौलाना इबादुल्ला मक्की ने तैयार कर ली है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक पाकिस्तान की 3 जेलों में बंद जैश के सबसे ज्यादा आतंकी हैं। इसलिए सबसे पहले इन 3 जेलों से आतंकी रिहा कराए जाएंगे। सबसे पहले पाकिस्तान की लाहौर की जेल में बंद जैश के आतंकियों को रिहा कराया जाएगा। इसके बाद पाकिस्तान के साहिवाल की जेल में बंद आतंकियों को रिहा किया जाएगा। इसके अलावा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के गुजरात शहर की जेल में बंद आतंकी रिहा किए जाएंगे। पाकिस्तान एक तरफ 5 अगस्त को घाटी को सुलगाने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी ओर उसने घाटी में आतंकी वारदात भी तेज कर दी है। जम्मू कश्मीर में पिछले 7 महीनों में 150 से ज्यादा आतंकी ढेर किए जा चुके हैं और लगातार आतंकी मारे जा रहे हैं। 12 और 13 जुलाई को भी 5 आतंकी मारे गए हैं और उनके पास से काफी गोला बारूद भी बरामद हुआ है। They are foreign terrorists. Their code is Usman Bhai and the second one is Saifullah. And so far as the involvement of these militants are concerned, is Usman Bhai, he was involved in the recent attack in the model town in the Sopor, in which one CRPF personnel attained martyrdom and another civilian got killed. पाकिस्तान ने भले ही 5 अगस्त को घाटी में बड़ी वारदात की साजिश रची हो,
लेकिन हमारी सुरक्षा एजेंसियां भी पूरी तरह से मुस्तैद हैं। सेना प्रमुख ने भी भारत पाकिस्तान सीमा का दौरा किया है ताकि पाकिस्तान की हर साजिश का मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। चीन में आसमान से आफत बरस रही है और वहां दक्षिण और पूर्व के 26 प्रांतों या शहरों में तबाही मची हुई। चीन के इन इलाकों का बाढ़ में डूब जाना कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस साल बाढ़ की चपेट में चीन का एक ऐसा प्रांत भी आ गया जिससे पूरी दुनिया का माथा ठनक रहा है। यह प्रांत बाढ़ के लिए बदनाम चीन के दक्षिण या पूर्व में नहीं है। हुबई नाम का यह प्रांत मध्य चीन में है, जिसकी राजधानी है वुहान। वुहान से पिछले साल दिसंबर में कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैला था। अमेरिका समेत दुनिया के ज्यादातर देशों को शक है कि वुहान में चीन की साजिश या लापरवाही की वजह से यह वायरस फैला, जिसे छिपाने में चीन ने कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने दिसंबर के आखिरी दिन WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन को कोरोना वायरस के बारे में बताया, लेकिन WHO की टीम भी वुहान जाकर इस वायरस के फैलने की असली वजह की जांच नहीं कर पाई। तब चीन ने हालात गंभीर बताकर WHO की टीम को जांच से रोक दिया था। इस दौरान अमेरिका, यूरोप और एशिया के कई देशों के वैज्ञानिकों को ऐसे सुराग मिले जिनसे साफ लगने लगा था कि वुहान में चीन की जिस लैब में वायरस पर रिसर्च हो रही थी, वहां कुछ तो गड़बड़ जरूर। शक की सुई इस बात की तरफ भी घूमी कि कहीं चीन जैविक हथियार तो नहीं बना रहा था। दूसरे विश्व युद्ध में चीन पर जापान की शाही सेना ने जैविक हथियारों से हमला किया था। जैविक हथियारों पर पाबंदी की वकालत करने वाले देशों में चीन अगली कतार में शामिल था, लेकिन बाद में वो बदला लेने के लिए चोरी छिपे खुद जैविक हथियार बनाने में जुट गया। 1997 में अमेरिका की तब की विदेश मंत्री मैडलिन ऑलब्राइट ने वहां की सेनेट को बताया था कि ऐसे सबूत मिले हैं कि चीन की लैब से ईरान को ऐसा सामान भेजा गया जिसका इस्तेमाल जैविक हथियार बनाने में हो सकता। चीन हालांकि लगातार इस बात से इनकार करता रहा, लेकिन पूरी दुनिया में चीन की छवि ऐसी ही है कि उस पर कोई भरोसा नहीं करता। इसलिए वुहान से कोरोना वायरस फैलने के बाद उस पर शक गहराता गया और चीन WHO की टीम को जांच के लिए वुहान जाने की मंजूरी देने में आनाकानी करता रहा। काफी दबाव के बाद वो WHO की टीम को वुहान में घुसने की इजाजत देने के लिए राजी हुआ था, लेकिन उससे पहले ही वुहान में बाढ़ आ गई। वैसे तो बाढ़ कुदरत का कहर ही माना जाता है, जिस पर इंसान का कोई जोर नहीं चलता, लेकिन यह भी सच्चाई है कि कई बार बारिश और बाढ़ की आड़ लेकर सरकारी कुकर्म भी छिपाए जाते हैं। बाढ़ सिर्फ जिंदगियां नहीं बहाती, साजिशों के सबूत भी हमेशा हमेशा के लिए बहा ले जाती। इसीलिए दुनिया के कई देशों के वैज्ञानिकों को वुहान की बाढ़ में भी चीन की साजिश नजर आ रही। इसकी वजह भी है, वुहान चीन की यांगसे नदी और उसकी सहायक हान नदी के संगम पर बसा। वहां के बाकी इलाकों में भारी बारिश की वजह से बाढ़ आई, लेकिन हुबई प्रांत या वुहान में अब तक इतनी भारी बारिश नहीं हुई। वहां बाढ़ यांगसे नदी पर बने डैम से पानी छोड़ने के बाद आई। कुछ दिन पहले तक चीन ने वुहान को बाढ़ के लिए लेवल 3 की वार्निंग जारी की थी, जिसे बढ़ाकर अब लेवल 2 में कर दिया गया है। मतलब कि चीन का दावा है कि वुहान में बाढ़ से हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। वुहान में बाढ़ का यह अलर्ट भी WHO की टीम के वहां पहुंचने की तारीख नजदीक आते ही बढ़ा दिया गया, और इसी से यह शक और गहरा हो गया कि चीन वहां कुछ तो छिपाने की कोशिश कर रहा है। मिर्जा गालिब के शब्दों में कहें तो फिर हुए हैं गवाहे इश्क तलब, अश्क बारी का हुक्म जारी। दिलो मिज़गां का जो मुकदमा था, आज फिर उसकी रूबकारी।
बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। सैलाब से कोरोना के सबूत मिटाने की कोशिश करता चीन। WHO के दौरे से पहले बाढ़ वाली साजिश रचते शी जिनपिंग। कोरोना के बाद वुहान में सैलाब के तांडव की पूरी हकीकत। ये चीन के उसी वुहान की तस्वीरें हैं जहां से कोरोना नाम की महामारी फैली और पूरी दुनिया को अपनी आगोश में ले लिया। ये चीन के उसी वुहान की तस्वीरें हैं जहां चमगादड़ों पर शोध करने वाली एक प्रयोगशाला अब भी कोरोना फैलाने की कसूरवार मानी जाती है। ये चीन की उसी वुहान की तस्वीरें हैं जहां WHO की टीम जल्द ही कोरोना से जुड़ी जांच करने के लिए जाने वाली। लेकिन जरा देखिए वुहान का क्या हाल है। यहाँ की सड़कें सैलाब में समा गई। बाढ़ के पानी में गाड़ियां बही जा रही हैं। हान और यांगत्से नदी उफान मार रही है। नदियों का पानी शहर में घुस चुका है और लोग सड़कों पर मछलियां पकड़ रहे हैं। लेकिन खुद वुहान के बाशिंदों को नहीं मालूम कि जिस सैलाब का वो सामना कर रहे हैं वो सैलाब उनकी सरकार की ही देन है। वो सैलाब नकली है और जानबूझकर लाई गई। दरअसल चीन में इन दिनों इस बात की चर्चा सुर्खियां बटोर रही है कि कोरोना वायरस के सच को छुपाने के लिए वुहान में नकली बाढ़ का इंतजाम किया गया है। कुछ लोगों ने यह दावा किया है कि स्थानीय प्रशासन जानबूझकर बांध से पानी छोड़ रहा है ताकि वुहान में बाढ़ का खतरा बना रहे और कोरोना से संबंधित सारे सबूत मिटा दिए जाएं। वुहान में इन दिनों भारी बारिश हो रही है। नदियों का जलस्तर भी बढ़ गया है। कई बांध यानी डैम ओवरफ्लो होने लगे हैं। चीन के मौसम विभाग ने दावा किया है कि वुहान में अगले 31 दिनों तक ऐसे ही मूसलाधार बारिश होती रहेगी। इस बाढ़ की वजह से वुहान के 1 करोड़ 10 लाख नागरिकों को घरों में रहने के लिए कहा गया है। ठीक ऐसा ही फरमान कोरोना वायरस के दौरान जारी किया गया था। लिहाजा कुछ लोगों का मानना है कि चीन नकली बाढ़ लाकर कोरोना से जुड़े सबूत मिटाना चाहता है। इसके पीछे तर्क ये दिया जा रहा है कि जल्द ही WHO की टीम कोरोना मामले की जांच के लिए वुहान जाने वाली है। अगर बाढ़ की स्थिति नहीं सुधरी तो WHO की टीम अपना दौरा रद्द कर देगी। ऐसे में चीन को कोरोना से जुड़े सबूत मिटाने का और वक्त मिल जाएगा। चीन की सरकार नहीं चाहती कि WHO की टीम वुहान का दौरा करे। थोड़ा हम लोग को संयम से काम लेना चाहिए। अगर उन्हीं ने आर्टिफिशियली तरीके से सैलाब यहाँ पे है तो ये छिपने वाली बात नहीं है। सैटेलाइट्स ऊपर लगे रहते हैं, सारी डिटेल रिपोर्ट उसकी मिल जाएगी। चाइना चाहेगा भी तो छिपाना नहीं छिप रहा। क्या चीन वाकई सैलाब से कोरोना के सबूत मिटाने की कोशिश कर रहा है? क्या चीन वाकई नकली बाढ़ लाकर WHO को जांच करने से रोकना चाह रहा है? ये तमाम सवाल इसलिए उठते हैं क्योंकि चीन में कोरोना फैलने से लेकर इसके महामारी की शक्ल अख्तियार करने तक को आज भी पूरी दुनिया शक की नजर से देखती है। आज भी चीन को कोरोना फैलाने का कसूरवार ठहराया जाता है। यही नहीं, जिस वुहान में सैलाब ने तांडव मचा रखा है वहां की लैब का कोरोना से कनेक्शन जोड़ा जाता है और वुहान को कोरोना का एपी सेंटर माना जाता है। हालांकि चीन दावा करता रहा है कि वुहान लैब का कोरोना से कोई वास्ता नहीं।
लेकिन वुहान में सैलाब के बीच ब्रिटेन के एक अखबार ने चौंकाने वाला खुलासा किया, जिसके मुताबिक करीब 7 साल पहले वुहान लैब में एक वायरस का सैंपल भेजा गया था जो बहुत हद तक कोविड-19 से मेल खाता है। वैज्ञानिकों ने साल 2013 में कुछ नमूने इस लैब को भेजे थे जो एक तांबे की खदान से हासिल किए गए थे। इस तांबे की खदान में बड़ी संख्या में चमगादड़ थे और यहाँ सफाई करने वाले 6 व्यक्तियों को निमोनिया हो गया था। इन 6 लोगों में से 3 की मौत हो गई थी और दावा है कि इन्हें ये बीमारी चमगादड़ों से मिले कोरोना वायरस की वजह से हुई थी। इसमें एक और दूसरे जानवर से इसका ट्रांसफॉर्मेशन जानवर से मनुष्य में कैसे हुआ। बहुत से लोगों का मानना यह है कि वुहान की लैब में इस वायरस का जेनेटिक मॉडिफिकेशन किया गया, जेनेटिकली मॉडिफाइड किया गया ताकि ये ह्यूमन पे पहुंच जाए, अटैक करे। ये हैं शी जेंगली, जिन्हें चीन में बैट वुमन भी कहा जाता है। ये चीन की एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक है और इन्होंने भी इस खदान पर शोध किया था। शी जेंगली ने दावा किया था कि 2013 में वायरस के जो सैंपल जमा किए गए थे वो मौजूदा कोरोना वायरस से 96% तक मेल खाते हैं। खदान से हासिल किए गए वायरस को RATG13 नाम दिया गया था। हालांकि वुहान लैब के डायरेक्टर का दावा है कि इस वायरस से जुड़ा कोई भी दस्तावेज उनकी लैब में नहीं है, लेकिन चीन के ऐसे किसी भी दावे पर आसानी से यकीन नहीं किया जा सकता, क्योंकि कोरोना पर चीन हमेशा से झूठ बोलता है। चीन की सरकार का कोरोना से कुछ ना कुछ तो संबंध है, जिसकी तस्दीक करती है ये अनरेस्ट्रिक्टेड वॉरफेयर नाम की किताब। 1996 में चीन की सेना के 2 अधिकारियों ने ये किताब लिखी थी। इस किताब में सुझाव दिया गया था कि चीन को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की परवाह नहीं करनी चाहिए। चीन को युद्ध में हर प्रकार के हथियार का इस्तेमाल करना चाहिए। इनमें आर्थिक और सांस्कृतिक युद्ध से लेकर जैविक और रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल की बात कही गई। कोरोना के लिए भी कहा जाता है कि इन्होंने उसको जेनेटिकली मॉडिफाइड करके ये उनका जैविक हथियार का एक अंग माना जाता है कि संभव है कि उन्होंने शायद इसको मॉडिफाइड करके इंसान पर, लेकिन जो इनके कंट्रोल से बाहर हो गया। कोरोना और चीन का सीधा संबंध है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। अप्रैल 2020 के आखिर में हांगकांग से भागकर अमेरिका जाने वाली वैज्ञानिक ली मेंग यान इसकी जीती जागती सबूत है। ली मेंग यान हांगकांग स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ में वायरोलॉजी और इम्यूनोलॉजी की एक्सपर्ट रही हैं और इनके मुताबिक जब चीन ने कोरोना वायरस के बारे में दुनिया को बताया, उसे काफी पहले से उसे इस वायरस के बारे में पता था। साइंटिस्ट डॉक्टर ली मेंग यान की माने तो सुपरवाइजर ने उनकी रिसर्च को भी नजरअंदाज कर दिया, जिससे लोगों की जिंदगी बच सकती थी। लिहाजा अब सैलाब के सहारे कोरोना के सबूत मिटाने की कोशिश करते चीन को कुछ हासिल नहीं होने वाला। अगर वो बाढ़ को हथियार बना भी रहा है तो भी उसकी हकीकत दुनिया के सामने आ चुकी है और इस हकीकत को झुठलाकर वो खुद को बेकसूर साबित नहीं कर सकता। चीन की सबसे ज्यादा आबादी यांगत्से नदी के किनारे रहती है। यह एशिया की सबसे बड़ी नदी है जो तिब्बत के जारी हिल से निकलती है और 6300 किलोमीटर दूर शंघाई के पास चीन सागर में समा जाती है। इस नदी को एक जमाने में चीन की जीवन रेखा कहा जाता था, जो बीते 90 साल से चीन के लिए अभिशाप बनी हुई। 20वीं सदी में दुनिया की सबसे बड़ी कुदरती आपदा यांगत्से नदी की बाढ़ ही थी। 1931 में अप्रैल से अगस्त तक 4 महीने की भारी बारिश से उफनाई इस नदी ने चीन में करीब 37 लाख लोगों की जान ले ली थी। चीन में कम्युनिस्ट तानाशाही शुरू होने के बाद विकास की अंधी दौड़ में शामिल होने के लिए चीन ने यांगत्से नदी पर बांध बनाने का जो दौर शुरू किया, वही बांध अब चीन के लिए विनाश के वाटर बॉम्ब बन चुके। इस बार वहां यांगत्से नदी के इलाके में ही सबसे ज्यादा बारिश हो रही और नदी और उससे जुड़ी झीलें और जलाशय ओवरफ्लो करने लगे। अब तक मूसलाधार बारिश और नदियों के उफान से चीन में 2 करोड़ लोग बेघर हो चुके हैं।
फिलहाल चीन में ग्वांगशी, गुझाओ, सिचुआन, हुबई और चोंगकिंग ये प्रांत सैलाब में डूबे हुए। अनहुई, जियांगशी और जिजियांग प्रांत के डूबने का खतरा मंडरा रहा। चीन में नेशनल डिजास्टर सेंटर की एक्सपर्ट कमेटी की एक सदस्य ने कुछ दिन पहले बताया था कि कोरोना की वजह से बांधों की मरम्मत नहीं हो पाई। अब संकट यह भी है कि कहीं बांध टूट गए तो क्या होगा। चीन ने यांगत्से नदी के किनारे 30,000 बाढ़ निगरानी केंद्र बना रखे। अब हर केंद्र से एक ही चेतावनी दी जा रही है कि बाढ़ बेकाबू होती जा रही। इसी नदी पर पहाड़ी दर्रों पर चीन ने 3 बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए डैम बना रखे। फिलहाल वहां से पानी छोड़कर उन बांधों को टूटने से बचाने की कोशिश की जा रही। अगर ये बांध टूटे तो फिर आसपास के शहरों और गांवों का नामो निशान मिट सकता है। चीन में सैलाब के सितम से मचा हाहाकार। करीब 4 करोड़ लोगों पर कुदरत का प्रहार। चीन की 433 नदियों में तबाही का उफान। कोरोना वायरस के बाद अब चीन पर कुदरत का कहर बरस रहा है। सैलाब की मार से चीन कराह रहा है। उफनती नदियों का शोर दहशत पैदा कर रहा है। जियांगसी प्रांत की यह तस्वीर देखिए, कैसे ये घर सैलाब में समा गया। चंद सेकंड में इस 3 मंजिला इमारत ने जल समाधि ले ली। तो दक्षिण पश्चिम चीन के रैंगटैंग काउंटी में सड़क धंस गई। यही नहीं, गाड़ियां बाढ़ के पानी में तिनके की तरह बही जा रही हैं। दरअसल जून की शुरुआत से अब तक चीन में इतनी भारी बारिश हुई है कि 433 नदियों का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। इनमें भी 33 नदियों का जलस्तर तो तबाही की सीमा को लांघ गया है, जिससे चोंगकिंग, जियांगशी, हुबेई, हुनान, जियांगसू और झेजियांग समेत कई इलाकों में हालात बद से बदतर हो गए। रविवार को चीन की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील पोयांग झील का जलस्तर भी रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया। To start with, the massive floods that are ravaging much of China. More than 200 rivers across the country have reported extreme water levels, with some seeing record levels. Sections of China's longest river, the Yangtze, have reported readings above warning levels, and the same goes for major lakes. The country's largest freshwater lake, the Poyang Lake in Jiangxi, reported an unprecedented reading on Sunday. मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो चीन में पिछले महीने से अब तक बाढ़ में 140 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। यही नहीं, सैकड़ों लोग लापता बताए जा रहे हैं। दक्षिण और पश्चिम चीन में हालात सबसे ज्यादा खराब है। यहां बाढ़ ने ऐसी तबाही मचाई है कि सरकार और प्रशासन की सांसें फूल रही है। लोगों को घरों से निकालकर सुरक्षित जगहों पर ले जाना चुनौती बन गया है। यही नहीं, कोरोना के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देना 2 धारी तलवार पर चलने जैसा है। चीन की मीडिया में जारी किए जा रहे आंकड़ों की माने तो बाढ़ की वजह से 3 करोड़ 70 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। चीन में बाढ़ की वजह से 28,000 घरों को नुकसान पहुंचा है। बाढ़ के कारण 4.5 लाख हेक्टेयर में खेती चौपट हो गई है, जबकि करीब 2.5 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया है।
我们从就是前天下午开始救援，一直到今天，它那个水上涨的比较急，包括那边房子导气动，目前为止是导气动，大部分人已经被我们疏散出来了。现在就是有一些人在里面，就是一些这边没有清水的一些老人家带着小孩，就是留守老人那种，就是自己的儿女都在外面打工的那种，因为他们出来也没地方去。他是这样的，他很多人呢，他在家里。यांगत्से एशिया की सबसे लंबी नदी है और फिलहाल ये चीन में तबाही का सबब बनी हुई है। पिछले 6 महीनों में 1961 के बाद सबसे अधिक बारिश हुई है। बारिश ने 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिसकी वजह से यांगत्से समेत कई नदियां उफान पर हैं। दक्षिणी और मध्य चीन के कस्बों में बाढ़ का पानी भर गया है। तो कोरोना वायरस के बाद बाढ़ से चीन की अर्थव्यवस्था